नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के नए यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्मार्ट ऑनलाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये चैनल उन बच्चों के लिए स्पेशली खोला गया है जो बच्चे फ़िलहाल नर्सिंग में डिग्री डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और बच्चे इसे नहीं पढ़ सकते या इस चैनल को देख नहीं सकते। ये सभी के लिए ओपन है दोस्तों, लेकिन ये विशेषकर डिटेल्ड स्टडी के लिए है, उन बच्चों के लिए जो कि फ़िलहाल डिग्री डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं। नर्सिंग स्मार्ट अपना 100% देने की कोशिश करेगा दोस्तों, सब कुछ, और डेली एक वीडियो लेकर के आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ह्यूमन बॉडी को लेकर के दोस्तों। इसका मतलब सभी बच्चे समझ सकते हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं अनाटमी एंड फिजियोलॉजी से दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, दोनों जो टर्म्स हैं दोस्तों, अनाटमी और फिजियोलॉजी, इन दोनों टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। और दोस्तों, डेफिनेशंस वो होनी चाहिए जो सबको बहुत ही आसानी से समझ में आए। मैं आपको दुनिया की सबसे इजी डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ। दोनों टर्म्स जो यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, अनाटमी और फिजियोलॉजी, दुनिया की सबसे सिंपल डेफिनेशंस। दोस्तों, अनाटमी का मतलब क्या है? अनाटमी का सबसे सिंपल मीनिंग है बॉडी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। दोस्तों, अनाटमी भी अपने आप में एक साइंस है और ये किसी चीज़ की स्टडी है। तो फिजियोलॉजी भी साइंस है, इसका मतलब हम इसमें भी किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। अनाटमी में दोस्तों हम किसी बॉडी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, तो फिजियोलॉजी में इन बॉडी स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। आई होप सभी लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं और आराम से समझ पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स की स्टडी को ही हम अनाटमी और उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस की स्टडी को ही हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या ये डेफिनेशंस इनफ हैं क्या दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ की सिंपल से सिंपल चीज़ पता होती है, वो आपके ज्ञान को उतना ही ज़्यादा आगे लेकर के चलती है। फिर आप उस चीज़ को और भी ज़्यादा गहनता से और भी ज़्यादा डेप्थ में स्टडी कर सकते हो। चलिए देखते हैं, क्या अनाटमी की डेफिनेशन इतनी इनफ है क्या? इन स्ट्रक्चर्स की स्टडी की बात की हमने, तो उन स्ट्रक्चर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी स्टडी भी हम इसी के अंदर करते हैं। इसका मतलब अनाटमी क्या हो गई? स्ट्रक्चर्स की स्टडी और उनके आपस में रिलेशनशिप की स्टडी को ही हम क्या कहते हैं? अनाटमी कहते हैं। और इन सब के फंक्शंस की स्टडी को हम क्या कह देते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं अच्छे से। अब दोस्तों, एक चीज़ और कि अनाटमी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया और फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया? इसका मतलब अनाटमी के फादर हम किसको बोलते हैं और फिजियोलॉजी के फादर हम किसको बोलते हैं? DSSB या नॉर्सेट के क्वेश्चंस नहीं हैं दोस्तों जो फादर के बारे में पूछा जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ अनाटमी, हु इज़ द फादर ऑफ फिजियोलॉजी। ये स्टेट लेवल जो भी एग्ज़ाम्स हैं दोस्तों, उनके क्वेश्चंस हैं, और उनके क्वेश्चंस हैं तो आपको पता होना चाहिए स्टेट लेवल पर अनाटमी के फादर जो हैं वो किसको बोलते हैं हम? एंड्रियास विसेलियस। प्रोनाउंसिएशन में कुछ अलग हो सकता है दोस्तों, एंड्रियास विसेलियस। और फिजियोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन हैं? क्लॉड बर्नार्ड। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जो जितना धीरे धीरे पढ़ेगा, जितना अच्छा पढ़ेगा, वही सबसे आगे जाएगा। वही खरगोश और कछुए वाली कहानी। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। हम देखते हैं दोस्तों, हम इन दोनों ही सब्जेक्ट्स को साथ साथ में ही स्टडी करते हैं। और वो क्यों करते हैं हम? बिकॉज बॉडी की स्ट्रक्चर्स और इन स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस जो हैं
वो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं। बॉडी के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस जो हैं एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हैं, इसीलिए हम दोनों सब्जेक्ट्स को साथ साथ स्टडी करते हैं। आप कहोगे सर मेडिकल में तो अनाटमी का बुक अलग है, फिजियोलॉजी, लेकिन दोस्तों स्टडी दोनों को साथ साथ ही किया जाता है। ठीक है, यही रीज़न है क्योंकि स्ट्रक्चर्स और उन स्ट्रक्चर्स के जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रक्चर्स के हिसाब से ही हैं। अब कहीं आपसे दोस्तों कोई पूछ ले कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट बॉडी पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स में के बारे में क्या चीज़ें स्पेशल हैं दोस्तों, हम इसको एक एग्जांपल्स की तरह से स्टडी करेंगे। हम इसे एग्जांपल्स में स्टडी करेंगे कि बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक बॉडी ऑर्गन जो है स्पेशलाइज्ड है, किस लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हर एक बॉडी पार्ट या हर एक बॉडी ऑर्गन जो है वो स्पेशलाइज्ड है। इसे अब हम एग्जाम्पल्स की तरीके से देखेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखेंगे कैसे है वो स्पेशल। सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है, यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है वो उसकी क्या खास बात है, कोई देखेगा दोस्तों। अब मैं आपको छोटे से डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों। ये यूरिनरी ब्लैडर मान लीजिए आप, ये इसका टिपिकल डायग्राम है दोस्तों। और अगर हम इसकी लाइनिंग बनाने की कोशिश करें, लाइनिंग, ये इसकी लाइनिंग है। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको समझाने से पहले मैं आपके साथ में दो टर्म्स डिस्कस करूँगा। एक टर्म है लाइनिंग, दूसरा टर्म है कवरिंग। दोनों का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। लाइनिंग का मतलब क्या है और कवरिंग का मतलब क्या है। लाइनिंग हमेशा दोस्तों किसी भी होलो ऑर्गन या फिर वेसल की मिलेगी। होलो ऑर्गन समझ लीजिए दोस्तों, बॉडी की कोई होलो ऑर्गन या स्ट्रक्चर होगा। कौन, लाइनिंग जो है वो उसी होलो ऑर्गन या स्ट्रक्चर की होगी। कवरिंग जो है दोस्तों किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर या ऑर्गन की आउटर मोस्ट लेयर होगी दोस्तों, आउटर मोस्ट लेयर, क्योंकि ये किसी भी होलो ऑर्गन या स्ट्रक्चर की इनर मोस्ट लेयर है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, इनर मोस्ट लेयर है। और कवरिंग क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसलिए अगर आप यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग की बात कर रहे हो, इसका मतलब ये इनर मोस्ट लेयर की बात हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर की इनर मोस्ट लेयर दोस्तों हम टिश्यू में पढ़ेंगे। किसकी बनी होती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें सिखा रहा हूँ। शुरू में आप लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, मुझे नहीं पता मेरी टीचिंग कैसी है, आप लोग मुझे बताएंगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। लेकिन टाइम के साथ साथ आप लोगों को लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। हम बात कर रहे हैं यूरिनरी ब्लैडर की इनर मोस्ट लाइनिंग की, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी होती है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल क्यों लिया दोस्तों, इसकी वॉल भी है, ये वॉल है दोस्तों। अब देखिए लाइनिंग है दोस्तों, एपिथेलियम है। सिंपली, नॉर्मली, जनरली किसी भी ऑर्गन की लाइनिंग जो है दोस्तों इतनी थिक नहीं होती है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग जो है वो थिक है। किसकी बजाय में, इसकी लाइनिंग जो है ये इसकी वॉल की बजाय थिक है। क्यों है दोस्तों, ताकि यूरिन क्या स्टोर है इसमें, यूरिन जो है एस्केप करके पेल्विक कैविटी में ना चला जाए, इसलिए यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग जो है, जो कि ट्रांजिशनल एपिथेलियम से बनी हुई है, वो क्या है, ज़्यादा थिक है। किसकी बजाय, वॉल की बजाय में, ताकि यूरिन एस्केप नहीं हो जाए। आई होप सभी लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम 2-4 और एग्जाम्पल्स लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों हम किसका, वॉल्स ऑफ एयर सैक्स इन द लंग्स। लंग्स में एयर सैक्स जो होती हैं दोस्तों उन्हें हम क्या कहते हैं, सभी को पता है, एल्वियोलाई। पता है दोस्तों
ये हमने टिपिकल यहाँ पर डायग्राम इनका दिखा रखा है, किसका, एल्वियोलाई का। एल्वियोलाई क्या चीज़ है दोस्तों, ये वही हैं जहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज होता है। आप सभी को पता है ये गैसेज कौन हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनका एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर हैं दोस्तों, एयर सेक्स हैं, जो कि यही हैं। अब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, जैसा कि यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर की लाइनिंग थी, अगर ये उसकी तरह से ये एयर सैक्स थिक हो जाएं तो क्या गैसेज का एक्सचेंज इजीली हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये एल्वियोलाई जो हैं वो क्या होती हैं दोस्तों, बहुत ही थिन होती हैं। किसकी बनी होती है, सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स की बनी होती है। सिंगल लेयर ऑफ द सेल्स सिंपल एपिथेलियम की बनी होती है, ताकि गैसेज का एक्सचेंज जो है बहुत ही ईजिली हो, आसानी से हो। किसके साथ में दोस्तों, कैपिलरीज के साथ में। आई होप समझ, क्योंकि ब्लड तो इन कैपिलरीज में ही है बहुत दोस्तों, तो इनके बीच में एक्सचेंज होगा। क्या एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जो लेकर के कैपिलरीज को दी जाएगी, कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के इनको स्टोर की जाएगी, जो कि बाद में एक्सहेल कर दी जाती है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन के बारे में क्या विशेष है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ दोस्तों, अभी मैं तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर जॉइंट्स ऑफ फिंगर्स, आप सभी को पता है दोस्तों हमारी फिंगर के जॉइंट्स जो हैं, फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, लूज हैं या टाइट हैं दोस्तों, वेरी लूज। समझ में आ रहा है दोस्तों। फिंगर, अब मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, हमारी फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं वो लूज क्यों हैं, क्योंकि ताकि वेरियस मूवमेंट्स जो हैं वो परफॉर्म की जा सकें। अगर यही जॉइंट्स जो हैं वो मान लीजिए अगर टाइट हुए तो क्या मूवमेंट्स हो पाएंगी, क्या, नहीं। इसलिए जॉइंट्स जो हैं हमारी फिंगर्स के जो हैं वो वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए ही लूज होते हैं। इसी क्रम में दोस्तों हम एक एग्जांपल और देखते हैं, और वो क्या है, जॉइंट्स ऑफ स्कल। जब हमने फिंगर्स के जॉइंट्स का एग्जांपल लिया तो हम स्कल के जॉइंट्स का एग्जांपल भी यहाँ पर रखेंगे दोस्तों। स्कल के जो जॉइंट्स हैं तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हैं, क्लोजली पैक्ड हैं दोस्तों। बोन्स जो हैं क्लोजली पैक्ड हैं, इसलिए ये क्लोजली पैक्ड हैं तो क्या फ़ायदा हुआ दोस्तों, इन्होंने एक रिजिड केस बना दिया। रिजिड केस किस लिए आपको पता है, किस लिए बनाया दोस्तों उन्होंने, ताकि बॉडी के बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल ऑर्गन ब्रेन को उसके अंदर सुरक्षित रखा जा सके। समझ में आ गया दोस्तों कि स्कल के जॉइंट जो हैं वो टाइट क्यों हैं और फिंगर के जो जॉइंट्स हैं वो लूज क्यों हैं, क्यों उन्हें उसी हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करना है। इसलिए हमने दोस्तों शुरू में एक चीज़ क्या पढ़ी, बॉडी की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं, स्ट्रक्चर्स के हिसाब से उनके फंक्शंस हैं। अब हम यहाँ पर एक टर्म डिस्कस करेंगे दोस्तों, डिसेक्शन। डिसेक्शन का नाम दोस्तों हम सुनते आए हैं कब से, 11th स्टैंडर्ड से ही। तब तो हम फ्रॉक का डिसेक्शन किया करते थे दोस्तों। आज तो मुझे लगता है कि पेटा वेटा वालों का बड़ा इश्यू हो गया है, वो लोग नहीं करने देते हैं। और मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है कि स्कूल्स में बायो की लेबोरेटरी में आज की डेट में डिसेक्शन अलाउ है या नहीं है। लेकिन हमारे समय में दोस्तों, मैं कोई बाबा एडम के ज़माने का भी नहीं हूँ, वैसे हमारे समय में हम डिसेक्शन जो है वो आराम से कर लिया करते थे। तो डिसेक्शन का मीनिंग दोस्तों यहाँ पर सबको समझ में आ रहा है। डिसेक्शन का मतलब था दोस्तों कट करना। क्या कट करना, इस कट करना मतलब कटिंग करना दोस्तों। किसकी कटिंग करना दोस्तों, किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर की कटिंग करना। तो बॉडी स्ट्रक्चर की कटिंग क्या ऐसे ही कर देते थे क्या, नहीं, केयरफुल कटिंग। समझिएगा दोस्तों, जो मेरी लैंग्वेज कैच कर पा रहे हैं उनको मैं समझाना चाह रहा हूँ
कि केयरफुल कटिंग किसकी, बॉडी स्ट्रक्चर्स की। किस लिए भाई, ताकि इन बॉडी स्ट्रक्चर्स की और इनके साथ में जो दूसरी स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी कर सकें, और इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको भी हम स्टडी कर सकें। इसीलिए डिसेक्शन किया जाता है। तो डिसेक्शन का मीनिंग सबको समझ में आ गया दोस्तों। केयरफुल कटिंग किसकी, बॉडी स्ट्रक्चर की। रटनी नहीं है दोस्तों, किसकी तरह से, याद आ रहा है 3 इडियट्स वाला चतुर। टीचर जी ने मशीन की डेफिनेशन पूछी तो मशीन की डेफिनेशन पट 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 ऐसे नहीं बतानी दोस्तों, हमें बड़े ही सिंपल तरीके से बतानी है। जिस तरीके से कोई पूछे डिसेक्शन का मतलब साहब कटिंग, कैसी कटिंग, केयरफुल कटिंग। किसकी केयरफुल कटिंग, बॉडी स्ट्रक्चर्स की केयरफुल कटिंग। क्यों जी, ताकि उस बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करें और दूसरी स्ट्रक्चर्स के साथ में रिलेशनशिप को स्टडी करें। अब यहाँ एक टर्म और आता है दोस्तों, वो है पैथोफिजियोलॉजी। हम डिजीजेज में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं दोस्तों। तो मैं आपको पैथोफिजियोलॉजी का मीनिंग थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा मैं आपके सामने। फिजियोलॉजी तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें तो फिजियोलॉजी का मतलब क्या था, फंक्शन से रिलेटेड, मतलब फंक्शन की स्टडी करना इसका मतलब। और पैथो का मतलब होता है दोस्तों डिजीज, ठीक है दोस्तों। तो किसी डिजीज़ की वजह से उस बॉडी स्ट्रक्चर में फंक्शंस में क्या चेंजेज आ गए हैं, किसी डिजीज़ की वजह से उस बॉडी स्ट्रक्चर के फंक्शंस में क्या चेंजेज आ गए हैं, उसे ही हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। ये डिजीज़ की वजह से भी हो सकते हैं, एजिंग की वजह से भी हो सकते हैं। मेनली डिजीज़ की वजह से बॉडी स्ट्रक्चर के फंक्शंस में चेंजेज को ही हम पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पर एक टर्म और लेते हैं। टर्म क्या है दोस्तों, होम्योस्टेसिस। जनरली दोस्तों सभी सुनते हैं होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है। होम्योस्टेसिस का मतलब दोस्तों जनरली ये स्टेट है, किसकी दोस्तों, स्टेट ऑफ बैलेंस। ये सिंपल मीनिंग दोस्तों, आप डिक्शनरी खोलोगे, गूगल खोलोगे या कोई बुक्स खोलोगे, इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी हुई हैं। हम आपको ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश करेंगे। होम्योस्टेसिस का मतलब स्टेट ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब दोस्तों एक्विलिब्रियम, एक्विलिब्रियम यानी कि एक्विलिब्रियम की स्टेट। अब ये किसका बैलेंस, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसकी बैलेंस की स्टेट। क्या कोई आपने 4 ग्लासेज जचा दी, जैसे आपने ताश पत्ते जचाते हैं दोस्तों, बच्चे गेम्स खेलते हैं कि ताश पत्ती का पूरा ढेर लगा दिया, एडजस्ट कर करके बैलेंस बना दिया, क्या उसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं क्या? नहीं दोस्तों, हेल्थ साइंसेज में होम्योस्टेसिस हम किसको बोलते हैं, ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट इसके बैलेंस की स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट। इसके बैलेंस की स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस बोलते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, तो इससे जनरल मीनिंग तो समझ में आता है, जो बॉडी के अंदर है वही इंटरनल एनवायरनमेंट है। नो दोस्तों, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आने वाली क्लासेज में। आपको सिंपली बता दूं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या चीज़ है दोस्तों, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल, एक ये सेल। इन सेल्स के अंदर के फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। बाहर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन जो फ्लूइड दोस्तों
इनके बीच में होता है, इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ISF दोस्तों कोई स्टैंडर्ड एब्रीविएशन नहीं है, मैंने लिख दिया यहाँ पर केवल। यही इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है वो बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का काम करता है, और इस इंटरनल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज आएगा उसको बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, किसकी फॉर्म में, होम्योस्टेसिस की फॉर्म में उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगी। आप इसे अच्छे से समझिएगा, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। इस होम्योस्टेसिस के कुछ एक एग्जाम्पल्स में, इस होम्योस्टेसिस को हम कुछ एक एग्जाम्पल्स की दृष्टि से हम समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। अब आप देखिए दोस्तों, बॉडी टेम्परेचर जो है बॉडी का कितना है, सबको पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। अगर ये बॉडी टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तो भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर यही बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो हो तो भी क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इसका मतलब दोस्तों टू हाई होना और टू लो होना दोनों ही एबनॉर्मल कंडीशंस हैं। जब भी ऐसी एबनॉर्मल कंडीशंस होंगी, दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा दोस्तों, होम्योस्टेसिस जो है वो एक्टिवेट होगा। होम्योस्टेसिस जो है वो बॉडी का क्या होगा दोस्तों, एक्टिवेट। ये मैंने प्लस से यहाँ क्या दिखाया है, होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होगा। तो इस होम्योस्टेसिस में क्या एक्टिवेट होगा दोस्तों, पहला एग्जाम्पल देखिए आप, कौन सा, टू हाई बॉडी टेम्परेचर का। अगर बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब होम्योस्टेसिस एक्टिवेट हो रहा है, तो बॉडी टेम्परेचर कैसे नॉर्मल की तरफ लेकर के आएगी, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा जो हीट है उसको रिलीज करके, उसको क्या किया जाएगा दोस्तों, रिलीज किया जाएगा। और ये हीट किस फॉर्म में रिलीज होती है दोस्तों, कैसे रिलीज होती है दोस्तों, पसीना आता है ना, जब भी पसीना आता है दोस्तों बुखार के बाद में, इसका मतलब बॉडी से हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, और होम्योस्टेसिस के बाद में, होम्योस्टेसिस के फलस्वरूप बॉडी टेम्परेचर जो है वो टुवार्ड्स नॉर्मल जा रहा है, टुवार्ड्स नॉर्मल जा रहा है। इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर जब भी ज़्यादा है तो होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होगा और हीट रिलीज होगी, और स्वेटिंग होकर के बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल को आएगा। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, इसी का एग्जाम्पल, अगर बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए बहुत ही कम हो गया, तब क्या करोगे, तब भी होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होगा। होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होकर के क्या करेगा जी दोस्तों, होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होगा, इसका मतलब बॉडी टेम्परेचर कम है तो बॉडी को हीट जनरेट करने की ज़रूरत है। बार तो जब बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा था तो हीट लॉस करने की ज़रूरत थी, हीट यहाँ पर दोस्तों लॉस हो रही थी, यहाँ पर हीट जनरेट करने की ज़रूरत है। और बॉडी हीट कैसे जनरेट करती है दोस्तों, आपने देखा है राइगर्स आते हैं, कंपकपी होती है बॉडी के अंदर, बॉडी की जो स्केलेटल मसल्स हैं वो राइगर करके हीट जनरेट करती हैं और बॉडी टेम्परेचर टुवार्ड्स नॉर्मल लेकर के आती हैं। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब होम्योस्टेसिस है। अब होम्योस्टेसिस का दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, किसको लेकर के समझने की कोशिश करेंगे हम, ब्लड ग्लूकोज को लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ, बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज, जिसको आप नॉर्मल में डेक्सट्रोज भी बोलते हो, नाम नया हो सकता है आपके लिए, जो सबसे कॉमन लैंग्वेज है दोस्तों इसके लिए क्या है, ब्लड शुगर। ठीक है, ये सारे नाम, तीनों नाम एक ही हैं, ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड डेक्सट्रोज, सारे एक ही नाम है दोस्तों। तो ये ब्लड ग्लूकोज जो है इसका नॉर्मल लेवल क्या है, सब बच्चों को पता है, सीरम ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल 70 से 110 यूनिट क्या है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसका नॉर्मल लेवल है। अगर ये ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, दो कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों,
यहाँ पर भी बॉडी टेम्परेचर की तरह से। पहली कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, ये हाई लेवल हो सकता है। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, लो लेवल हो सकता है। अब आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें समझाने जा रहा हूँ दोस्तों। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाए, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाए, तो बॉडी में होम्योस्टेसिस किस तरीके से एक्टिवेट होता है और क्या करता है और कैसे करता है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर बहुत ईजी है। जब कभी भी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाए तो उसी समय में कौन एक्टिवेट होता है, होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होता है। तो काम कौन करता है दोस्तों, पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो काम करता है। पेंक्रियाज क्या करेगा दोस्तों, इंसुलिन रिलीज करता है। क्या काम करेगा दोस्तों, इंसुलिन रिलीज करेगा, और ज़्यादा इंसुलिन रिलीज करेगा। और ये इंसुलिन जो है वो क्या काम करेगा, आपको पता है दोस्तों किसके लिए किया जा रहा है ये काम, ग्लूकोज के लिए, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो गया था। अब इस ग्लूकोज के लिए इंसुलिन क्या कर दिया, ज़्यादा रिलीज कर दिया। इंसुलिन कुछ नहीं कर सकता अकेला, लीवर की हेल्प ली जाती है। लीवर को कहा कि साहब इस ग्लूकोज को कहीं पर ठड्डे लगाइए, ज़्यादा हो गया बॉडी के अंदर। तो लीवर इंसुलिन की हेल्प से इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। आपसे कोई पूछ ले बॉडी के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है दोस्तों। समझ पाए दोस्तों, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर रहता है। कहाँ कहाँ रहता है ग्लाइकोजन स्टोर, लीवर के अंदर भी होता है, बॉडी की मसल्स के अंदर भी होता है। लीवर एंड मसल्स के अंदर ग्लूकोज जो है वो इकट्ठा रहता है। अब दो चार चीज़ें और समझिए दोस्तों। यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ग्लाइकोजन जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये सिंपल मॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एनाबोलिज्म। याद रखिएगा, एनाबोलिज्म, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनना। दूसरी चीज़, यानी कोई पूछे ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ तो कौन सी रिएक्शन हुई है, एनाबोलिक रिएक्शन हुई है। दूसरी चीज़ क्या बना, ग्लाइकोजन बना। इसका मतलब इस प्रोसेस को यहाँ पर इस जो रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ग्लाइकोजिनेसिस। ग्लाइकोजिनेसिस कहाँ हुई ये एक रिएक्शन दोस्तों, लीवर के अंदर हुई। किसकी हेल्प से हुई, इंसुलिन की हेल्प से हुई। इंसुलिन ने ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम किया या ज़्यादा किया दोस्तों, कम किया। ज़्यादा ग्लूकोज के लेवल को थोड़ा ग्लाइकोजन में चेंज करके, परिवर्तित करके ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम ला दिया। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर समझने के लिए। ये तो बात हो गई दोस्तों जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ। अब देखते हैं दोस्तों, जब कभी भी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ज़्यादा कैसे किया, ज़्यादा का मतलब नॉर्मल कैसे लाया जाता है उसे। तो दोस्तों जब भी कभी ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम आया तो क्या होगा, तब भी दोस्त, तब भी लीवर ही काम करेगा। क्या काम करेगा, अभी दोस्तों देखा आपने बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन स्टोर है या नहीं है, है। कहाँ कहाँ है, लीवर में भी है, मसल्स में भी है। यहाँ से ग्लाइकोजन बुलाया जाएगा और क्या कहा जाएगा, साहब वापस चलिए और क्या बनिए, ग्लूकोज बनिए। किसने किया ये काम, ये काम भी लीवर ने किया। किसकी प्रेजेंस में किया दोस्तों, अगेन पेंक्रियाज के एक हार्मोन, इंसुलिन नहीं लेकिन कौन सा हार्मोन दोस्तों, ग्लूकेगोन। क्लियर है दोस्तों, ग्लूकेगोन हार्मोन है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। इसका मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। तो ग्लूकेगोन का मतलब समझ गए दोस्तों, क्या काम करता है, ग्लूकोज का लेवल क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कौन, ग्लाइकोजन, टूट करके सिंपल मॉलिक्यूल बना। इसका मतलब
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों? कैटाबॉलिज्म। टूटना, ब्रेक डाउन, ये होता है दोस्तों टूटना। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है दोस्तों ब्रेक डाउन, और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। समझिएगा दोस्तों आप लोग, ये सारी बहुत ही छोटी छोटी लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल में बदला, इसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एक दूसरी बात और हुई दोस्तों, देखो ग्लाइकोजन टूटा और ग्लूकोज में बदला, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इसको? किस टूटने को? ग्लाइकोजिनो। कौन टूटा दोस्तों? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। आई होप समझ में आ रही है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों, ब्लड में कैल्शियम का लेवल को देखते हुए। दोस्तों ब्लड में कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है वो क्या है? 8.5 से लेकर के 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। बुक्स के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगेन दोस्तों इस कंडीशन में भी क्या हो सकती हैं? वही दो सिचुएशंस हो सकती हैं। क्या? या तो ये हाई हो जाए या फिर लो हो जाए। तो कौन होगा? दोनों ही कंडीशंस में होम्योस्टेसिस जो है वो एक्टिवेट होगा। बॉडी का होम्योस्टेसिस एक्टिवेट होगा। हाई को कैसे नॉर्मल करेगा और लो को कैसे नॉर्मल करेगा, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। पहली कंडीशन देखिए दोस्तों, अगर ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाए तो कौन सी ग्लैंड काम करती है? थायराइड ग्लैंड काम करती है। क्या करेगी दोस्तों? थायराइड ग्लैंड जो है वो बोलेगी कि साहब आप ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गए हो, हम आपको बैंक में जाके जमा करा के आएंगे। तो थायराइड तो ग्लैंड दोस्तों बड़ा ऑर्गन है, तो थायराइड में काम कौन करता है? उसके हॉर्मोन्स काम करते हैं। तो थायराइड का जो हार्मोन है इस सिचुएशन में काम करने वाला, उस हार्मोन को बोलते हैं कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों? कैल्सीटोनिन। अब मैं कैल्सीटोनिन का नाम निकला है दोस्तों तो थोड़ा सा यहीं पर स्टडी कर लेते हैं। क्या? कैल्सीटोनिन थायराइड की कुछ सेल्स होती हैं, उनसे रिलीज होता है। दो तरीके की सेल्स होती हैं दोस्तों, एक फॉलिक्यूलर सेल्स, दूसरी होती हैं पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। तो ये फॉलिकुलर सेल्स हैं दोस्तों, दो हार्मोन T3 T4 रिलीज करती हैं जो कि बॉडी की BMR को बढ़ाते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल जो हैं दोस्तों कैल्सीटोनिन रिलीज करती हैं। क्या रिलीज करती हैं? कैल्सीटोनिन। ये जो कैल्सीटोनिन है यही, और इसी वजह से इन सेल्स को हम दूसरा नाम भी दे देते हैं दोस्तों, और वो नाम क्या है दोस्तों? नाम C सेल्स। समझ गए हैं दोस्तों आप यहाँ पर? आई होप कि थायराइड ग्लैंड की कौन सी सेल्स जो हैं कैल्सीटोनिन रिलीज करती हैं? पैराफॉलिकुलर या C सेल्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं दोस्तों? कैल्सीटोनिन रिलीज करती हैं। क्लियर? अब देखिए कैल्सीटोनिन हार्मोन जितना भी कैल्शियम जो है वो एक्सेस हो गया उसको ले जा करके बैंक में जमा करा के आएगा, और कैल्शियम का बैंक कहाँ है दोस्तों? बोन्स में है। इसका मतलब एक्सेस कैल्शियम को बोन के अंदर जाके जमा करा दिया, कैल्शियम का ब्लड में लेवल जो है नॉर्मल आ गया, काम हो गया दोस्तों, होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। लेकिन अब हम अगर देखें तो अगर यही कंडीशन लो हो जाए तो क्या होगा? तब भी दोस्तों कोई ना कोई काम करेगा, और कौन काम करेगा दोस्तों? तब थायराइड नहीं, तब पैराथायराइड ग्लैंड काम करेगी। PTH पैराथायराइड ग्लैंड का नाम भी है और उसके हार्मोन का नाम भी दोस्तों क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, पैराथॉर्मोन। ठीक है, कुछ भी समझ लीजिए दोस्तों। ये पैराथॉर्मोन PTH क्या काम करता है दोस्तों? कैल्शियम का लेवल जो है वो बढ़ाता है। अब आप समझिए कैल्सीटोनिन कैल्शियम का लेवल कम करता है, PTH जो है कैल्शियम का लेवल बढ़ाएगा। कहाँ से बढ़ाएगा? बोन से लेकर के आएगा क्या दोस्तों? लेकर के तो आ सकता है दोस्तों, लेकिन पहले ही नहीं। जब कभी भी आपके पास में पैसे नहीं होते आप तुरंत बैंक नहीं भागते हो दोस्तों।
सबसे पहले अपने घर में किसी से बोल देते हो यार पैसे दियो थोड़े से, इतनी सी ज़रूरत पड़ गई, बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ गई, बड़ी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ गई, तब आप लोग बैंक जाते हो, अदरवाइज नहीं जाते हो। इसलिए पैराथॉर्मोन किस पे काम करता है? पैराथॉर्मोन एक तो बोलता है किसको दोस्तों? स्मॉल इंटेस्टाइन को। किस लिए? कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दीजिए। ठीक है, एक चीज़। दूसरा एक और किसी को बोलता है कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन। दोस्तों कैल्शियम का री एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? रीनल ट्यूब्यूल्स में। तो यहाँ दो जगहों से सबसे पहले ये कैल्शियम का लेवल एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा करके कैल्शियम का लेवल मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर अभी भी नहीं हो रहा तो बोन्स में ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी करता है। मतलब ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स बोन को तोड़ती हैं, वो सेल्स होती हैं दोस्तों बोन्स की ओस्टियोक्लास्ट। सेल्स को तोड़ करके, यानी लॉकर को तोड़ करके देना पड़ेगा ना दोस्तों। ताला नहीं हो, ताले की चाबी नहीं हो तो दोस्तों तोड़ कर देना पड़ेगा। और लॉकर को कौन तोड़ेंगी? ओस्टियोक्लास्ट सेल्स तोड़ती हैं और कैल्शियम रिलीज़ करेंगी, और कैल्शियम का लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल लेकर के आती है। दोस्तों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो मैं समझाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आ रही होंगी। अपनी क्वेरीज हों, आपके कोई डाउट्स हों, आपके कोई सजेशंस हों, यहाँ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। नर्सिंग स्मार्ट पूरी कोशिश करेगा आप तक पहुँचने की। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे लेक्चर्स जो हैं वो इसी क्रम में आप लोगों तक पहुँचें, रोज़ पहुँचें, अनवरत पहुँचें, ताकि हमारे प्रोफेशन को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।